हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहले तो जो ये वर्ड है ड्यूअल, इसका मतलब समझ लें। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? टू। लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। लाइट की जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। इन पार्टिकल्स को अपन फोटॉन्स बोलते हैं। लाइट जो है वो अपन को पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना शो करती है। ये होता है लाइट का वेव नेचर। तो दो नेचर हो गए लाइट के, एक हो गया पार्टिकल नेचर, एक हो गया वेव नेचर। इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली कहा जाता है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। तो बच्चों, अपन ने ड्यूअल नेचर तो समझ लिया, ड्यूअल नेचर का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, ये है वर्क फंक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन to pull it out from the surface of metal. This minimum amount of energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function of the metal. It is denoted by phi naught or W naught. It is measured in electron volt. मतलब समझ लें इसका क्या होता है। तुम्हें पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर लाई कर रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होता है, तो वो अपने आप जो है वो एटम को छोड़ के जाता नहीं है। तो यदि अपन कोई मेटल सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो सबसे कम एनर्जी जिसको देने पर एक इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाता है, वो एनर्जी जो अपन ने दी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल को देने पर उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है? एक तरह की एनर्जी है। अब एनर्जी की यूनिट अपन ने वैसे क्या पढ़ी है? जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है। तो दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू तुम्हें याद होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल उतने ही होते हैं जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, ये वैल्यू अपन को याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। अब बच्चों, वर्क फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेशन देखें इसकी। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम the surface of metal when radiations of suitable frequency fall on it is called photoelectric effect। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन या लाइट पड़ती है ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया था, ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर अपन ने लाइट इंसिडेंट करी, लाइट ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गए। इस तरह से किसी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन्स का मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाना, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे आया? जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसी से अपन को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हमने इस फिनोमिना में करा क्या? लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अपन ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली। इवैक्यूएटेड मतलब खाली ग्लास ट्यूब। इसमें ये विंडो है, विंडो है मतलब यहां से लाइट अंदर जा सकती है। ये यहां से सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट अंदर जा रही है। ये तुम्हें दिख रहा है, एक मेटल प्लेट ये लगी हुई है, एक मेटल प्लेट ये लगी हुई है। ये वाली जो मेटल प्लेट है जिसको मैंने नाम सी दिया है, सी फॉर कैथोड, ये जो मेटल प्लेट है ये है एमीटर। एमीटर मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, निकलेंगे। ये जो प्लेट ए फॉर एनोड है, ये है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ये कलेक्ट करेगी, उनको ये लेगी। ये जो कैथोड होता है, कैथोड तुम्हें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसको नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए अपन ने यहां से इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा हुआ है थ्रू अ की। ये जो एनोड है इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, तो उसके लिए अपन ने इसको ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, इससे एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव हो गया। यहां पर हमने एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है जो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा। यहां पर अपन ने एक माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है जो करंट को मेजर करेगा। ये करंट किसकी वजह से मिलेगा? वही इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल की सरफेस में से छोड़ के निकलेंगे उसकी वजह से। करंट, ये जो वैल्यू करंट की जो होती है यहाँ पे बहुत छोटी होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, इसलिए अपन उसको मेजर करने के लिए यहाँ माइक्रो एमीटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है रिवर्सिंग की। रिवर्सिंग की, रिवर्सिंग की का मतलब ये होता है कि ये जो डॉटेड वाली की बनाई हुई है ये कभी ऐसे कनेक्ट हो सकती है और इधर वाली इससे कनेक्ट हो जाएगी। यदि ये वाली की इससे कनेक्ट हो गई तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव है वो इसके पास आ जाएगा और नेगेटिव इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब हम चाहें तो ये जो कैथोड है इसको नेगेटिव से ना कनेक्ट करके इस रिवर्सिंग की के थ्रू हम उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो एनोड है जो अभी पॉजिटिव से कनेक्टेड है हम रिवर्सिंग की के थ्रू इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करके क्या होगा, यदि मान लो अपन ने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, यदि हमने इसको, अभी ये पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव बना दिया तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो इस नेगेटिव से रिपेल होंगे तो फिर वहां तक पहुंचेंगे नहीं। ठीक, तो यदि अपन चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर वहां ना पहुंचे तो हम इसमें रिवर्सिंग की के थ्रू पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। तो प्रोसीजर क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट आई, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल वाली प्लेट है जिसको हमने एमीटर नाम दिया, लाइट यहां पर आई। यदि लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कम से कम इतनी होनी चाहिए तभी मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यदि सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर इस कलेक्टर प्लेट जिसको एनोड बोला है वहां तक पहुंचेंगे।
ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचने के बाद इस वायर में चलेंगे, वायर में मूव करने की वजह से अपन को करंट मिलेगा, उस करंट को हम इस माइक्रो एमीटर के थ्रू मेजर करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो करंट यहां, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आए हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो लाइट की वजह से एमिट हुए हैं, और यहां पर जो ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अपन को मिला है। गॉट इट? अब बच्चों अपन देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपन को मिल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है जितनी लाइट एनर्जी यूनिट एरिया के ऊपर पड़ रही है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर पड़ रही है इन 1 सेकेंड, जितनी लाइट एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 1 सेकेंड में इंसिडेंट होती है उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड करता है वो अपन एक ग्राफ से समझेंगे। ठीक, पहले हम ये देख लें जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है। जो पोटेंशियल अपन ने लगाया था कैथोड और एनोड के बीच में, जिसको मेजर करने के लिए मैंने बताया था वोल्टमीटर लगाया हमने, उसको चेंज नहीं करना। यदि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है मतलब लाइट का सोर्स चेंज नहीं करा है और पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने कैथोड और एनोड के बीच में चेंज नहीं करा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट increases linearly with increase in the intensity of incident light। तो यदि अपन ने फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होता जाता है लीनियरली विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करोगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ लीनियरली इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, तो ये होता है इसका इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल हमने कहाँ अप्लाई करा था? बिटवीन कैथोड एंड एनोड। इसका क्या इफेक्ट होता है? फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी है और इंटेंसिटी नहीं बदलनी है। पिछली बार फ्रीक्वेंसी नहीं बदली थी और पोटेंशियल नहीं बदला था। इस बार फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अपन को नहीं चेंज करनी है पर पोटेंशियल चेंज करना है। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस with increase in potential applied to the collector। जैसे जैसे अपन कलेक्टर को ज़्यादा पॉजिटिव बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अपन कलेक्टर प्लेट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। करंट ये दिख रहा है तुम्हें इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ये मैंने 3 अलग अलग करंट बनाए हैं अलग अलग मेटल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन में से कम इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल में से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी मेटल में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो जिसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा करंट मिलेगा। तो ये जो अपन ने ग्राफ बनाए हैं ये 3 अलग अलग मेटल्स के लिए बनाए हैं। किसी एक मेटल के लिए, ये दूसरी मेटल के लिए, ये तीसरी मेटल के लिए। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है ये I3 जो करंट है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद I2, उसके बाद I1। ठीक, अब बच्चों ग्राफ से समझ में आ रहा है कि यदि अपन एक कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को डिक्रीज करते करते 0 पे ले आए तब भी तुम देखो कि ये जो करंट की वैल्यू है वो 0 पे नहीं आ रही है, तब भी इतना करंट बच रहा है। इसका मतलब कि अपन, ये हमारी कलेक्टर प्लेट थी पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसकी तरफ जा रहे थे। तो यदि अपन ने इसके पोटेंशियल को 0 भी कर दिया तब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का वहां तक जाना बंद नहीं होता, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वो यहाँ से निकल तो चुके थे
अब इसको तुमने जीरो कर दिया, लेकिन उनके पास तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो वहां तक पहुंचेंगे, मतलब अपने को फिर भी कुछ करंट मिलेगा। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को जीरो करने पर भी हमें कुछ करंट मिलता है, इसीलिए ये करंट वाला ग्राफ जीरो पे नहीं गया। अब यदि तुम करंट को जीरो करना चाहते हो तो फिर इसका पोटेंशियल जीरो करने से भी काम नहीं चलेगा, इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करना पड़ेगा। जब अपन इसको नेगेटिव करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो उस नेगेटिव से रिपेल होने लगेंगे, नेगेटिव से रिपेल होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो करंट मिलना बंद हो जाएगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जो अपन ने इसको दिया, जिस पर इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचता, उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचता, उसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पे इलेक्ट्रॉन वहां तक जाने से रुक जाते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो जब अपन ने यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, तब मैंने जो समझा उसके अकॉर्डिंग फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, उसके द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जिसकी वजह से उसने फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। अब अपन ने पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से यदि अपन W की वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगी Q इंटू वी। इसको हम यहां वर्क डन की जगह रख देते हैं, तो K मैक्सिमम इक्वल टू वर्क की जगह पर Q इंटू वी। अब Q क्या है? चार्ज। यहां जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E इंटू वी की जगह पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है E इंटू वी नॉट। अब अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv स्क्वायर रख सकते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू E वी नॉट। यहां पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इसलिए वेलोसिटी भी मैक्सिमम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहां से वहां तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके अपन को न्यूमेरिकल में कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोला जाए तो अपन यहां से V नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अब बच्चों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन। यह है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी तक हमने पिछले जो दो ग्राफ बनाए, दोनों केस में अपन ने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई थी दोनों केसेस में। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बदली है और देखना है कि उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। तो ये अपन ने लिया कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे अपन ने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाया वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता है। पिछले ग्राफ में भी अपन ने देखा था ये। लेकिन ये जो करंट इंक्रीज होता है ये हमेशा इंक्रीज ही नहीं होता जाता है, इंक्रीज होते होते एक स्टेप पे आके तुम्हें दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, मतलब अब करंट और ऊपर राइज नहीं कर रहा। तो ये जो करंट है जो अब कांस्टेंट हो जाता है, इस करंट को अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव करते जाओगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक स्टेप के बाद जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर वहां पहुंच गए तो अब ये करंट कांस्टेंट हो जाता है। इस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फिर हमने देखा था कि यदि अपन ने पोटेंशियल को नेगेटिव साइड लाए तो एक पॉइंट पे आके करंट जीरो हो जाता है। इस पोटेंशियल को अपन ने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इस केस में अपन ने जो पिछला ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी। अब हमने क्या करा, सेम ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी बदलकर।
पहले अपन ने ये वाला ग्राफ बनाया फर्स्ट वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी ν1 ली है, तो ये सेम इसी के जैसा ग्राफ बन गया। अब अपन ने क्या करा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ν1 की जगह पर ν2 फ्रीक्वेंसी लेकर एक और ग्राफ बनाया, तो वो ऐसा जा रहा है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, ν3 कर दिया, अब वो ग्राफ ऐसा जा रहा है। यहां पर हमने ν3 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ली है, उससे छोटी है ν2, उससे छोटी है ν1। तो अब इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है कि भले ही अपन ने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी, लेकिन देखो ये सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सेम मेटल प्लेट के लिए यदि अपन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं तब भी सैचुरेशन करंट नहीं बदलता है। ठीक है, और क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से कि जैसे जैसे अपन ने फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए, फ्रीक्वेंसी को हम जैसे जैसे बढ़ाते गए, वैसे वैसे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा पीछे जाता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को अपन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और नेगेटिव होती जाती है, मोर नेगेटिव। ठीक है, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे जाते जा रहा है, मतलब और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्रीक्वेंसी को अपन ने बढ़ाया तो जो कलेक्टर है उसको अपन को और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके अपने पास आने से रोक सके, ज्यादा से ज्यादा उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर जो करंट है उसमें क्या चेंज आता है वो अपन ने देख लिया। अब है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ता है वो तो मैंने अभी समझाया तुम्हें कि जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होता जाता है। तो इनके बीच में बनने वाला ग्राफ लीनियर होता है। ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऊपर समझाया मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि किसी भी मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होता है। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। यदि मान लो मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ और फिर स्ट्रेट लाइन लीनियरली वेरी करेगा। किसी दूसरी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी तो वो ν0 डैश से स्टार्ट हुआ और वो ऐसा जा रहा है। आगे समझ में